नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बायोलॉजी में आज हम देखते हैं सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आई थिंक आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। इससे सभी मतलब यूपीपीसीएस में हो या आरओ एआरओ या जो भी एग्जाम होते हैं 2 और 3 प्रश्न इससे निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये कई पार्टों में डिवाइड भी है। हम इसके सिंगल सिंगल पार्ट को वन बाई वन करते रहेंगे। जैसे कि आज हम ले रहे हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, बहुत सारे एंजाइम हैं जिनके नाम आपको रटने पड़ेंगे और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब आप समझते होंगे कि जो पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग होते हैं उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है आहार नाल, यानी जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा जो है वो पाचन ग्रंथियां, ठीक है। इन्हीं दो पार्टों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। अब आहार नाल क्या है? तो आहार नाल एक ऐसी सतत नालिका है जो मुख से लेकर कहाँ तक, एनस तक फैली होती है। और अगर आहार नाल की आप लंबाई की बात करें तो लगभग 30 फीट होता है, कहीं कहीं ये 27 फीट या 25 फीट के भी आसपास मिलता है। तो इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट के आसपास होती है। अब ये कई भागों में बटा होता है, ठीक है। कौन कौन से भागों में बटा होता है भाई? तो ये मुख गुहा में बटा होता है, ग्रसनी में बटा होता है, ग्रासनली में बटा होता है और स्टमक में बटा होता है। उसके बाद फिर क्या मिलेगा आपको? फिर जो आंत होती है यानी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन सारी चीज़ों में हमारा जो आहार नाल होता है वो वो बटा होता है, जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल के नाम से इंग्लिश में हम जानते हैं। हम वन बाय वन सारी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है इसको कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या मुख गुहा इसको कहा जाता है। देखिए, मुख गुहा जो है ये आहार नाल का पहला भाग होता है। और मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें जीभ और दांत, ये दोनों चीज़ें कहाँ आती हैं? ये मुख गुहा में आती हैं। देखिए, स्वाद का अनुभव करने के लिए तो आप जानते हैं कि जीभ का यूज होता है। अब उसी के मतलब सतह पर जो क्या होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ पर, और जो मतलब हमें ये बताती हैं कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, वो सारी चीज़ें। ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये ओरल कैविटी से जो जीभ होती है वहाँ पे पता लगता है। क्लियर? इसके बाद अगर देखें आप कि देखिए, मुख गुहा में ही कुछ लार एंजाइम होते हैं, यानी स्लाइवा, कुछ लार जो होते हैं उनकी सहायता से मुख गुहा में ही भोजन का पाचन हो जाता है। और अगर हम ये कहें कि लगभग 30% जो हमारा भोजन होता है, 30% मंड जो होता है, उसका जो पाचन होता है वो मुख गुहा में ही हो जाता है। अब जैसे मुंह में हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ मतलब जो वायरसेस होते हैं वो सारे मुंह में आते हैं। उनको मारने के लिए अलग अलग जो एंजाइम होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भोजन को लार की सहायता से मथा कहाँ पे जाता है? तो वो मुख गुहा में मथा जाता है। और इसके अंदर जो है तीन जोड़ी जो है वो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो नाम आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से हैं भाई? तो जो हैं, लार में मुख्यतः दो प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये जो है दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये लार क्या है? तो लार मतलब वही होता है जिसमें कि 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है, ठीक है। लार का मतलब डिफिनीशन यही है। देखिए, मेढक में और व्हेल में यहाँ पे लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। मेढक में और कहाँ पे? व्हेल मछली में यहाँ पे जो स्लाइवा ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथि होती हैं, ये नहीं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। देखिए, लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है वो क्या करता है? वो भोजन को स्टार्च या वो भोजन को डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। यहाँ पे अगर एक फार्मूले की सहायता से इसको हम समझना चाहें कि स्टार्च और उसके बाद जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन, और ये क्या करेगा? ये इसको ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज में, ठीक है। तो ये इसको माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा। और लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन, तो यहाँ पे जो तीसरा है, एक तो लाइसोजाइम हो गया और थायोसाइनेट, थायोसाइनेट ये क्या करते हैं? ये जो मतलब सूक्ष्म कण या सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इस बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है मुंह में ही। सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है ये दो एंजाइम, ठीक है। तो ये
तीन एंजाइम के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, टाइलिन है, लाइसोजाइम है और थायोसाइनेट आयन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य गुहा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी को मतलब वही मुख्य गुहा के पिछला भाग को ही क्या कहा जाता है, उसको ग्रसनी कहा जाता है। इसके बाद है ओसोफेगस। इसके बाद है ओसोफेगस यानी ग्रास नली। तो मुख्य गुहा में लार युक्त जो भोजन होता है वो ग्रास नली में पहुंचता है, और जो मंड होता है वो मतलब आमाशय तक कैसे पहुंचता है, तो एक मोशन होता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति की सहायता से ये ग्रास नली से भोजन कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे दबता है, उठता है, दबता है, इसी को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। और यहाँ पे कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो मेनली जो पाचन होता है वो कहाँ हो जाता है, वो गुहा में होता है। उसके बाद का जो पाचन बचता है वो कहाँ होता है, वो आमाशय में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आमाशय के बारे में। तो वक्ष गुहा की बाईं तरफ ये फैली होती है और ये तीन भागों में डिवाइड होती है। एक को तो हम कहते हैं कि कार्डियक, दूसरा को कहते हैं फाइडिक और तीसरे को कहते हैं पाइलोरिक। आमाशय के भीतरी दीवारों पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आमाशय के भीतरी दीवारों पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब जठर रस क्या होता है, तो जठर रस जो होता है वो इसका पीएच जो है वो 1.8 होता है। आप समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा ये अम्लीय होता है। और जो जठर रस होता है इसके अंतर्गत पाचक एंजाइम कौन कौन से आते हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, HCl है, म्यूकस है, ये सारे आते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको। तो पेप्सिन, उसके बाद फिर कौन सा, रेनिन, और उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद फिर म्यूकस, ये सारे आते हैं। ठीक है, देखिए HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन जो है सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। पेप्सिन का श्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो उदर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में रहती है। अगर इसी तरह के HCl के बारे में देखें तो HCl की उपस्थिति से निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। और रेनिन जो होता है दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं कैसिनोजन। कैसिनोजन को क्या करता है, कैसीन में बदल देता है रेनिन जो है। ठीक है, और आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम भी होता है, उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके बारे में पूछा गया है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करके इसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। और म्यूकस जो होता है वो जठर रस में अम्लीय प्रभाव को कम करके क्या करता है, आमाशय की रक्षा करता है। तो यहाँ पे जितने भी हमने लिखे पेप्सिन, रेनिन, HCl और म्यूकस, सबके बारे में आपको बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंस्टेंटाइन यानी आंत के ऊपर। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 22 फीट के आसपास लगभग में। और शाकाहारियों में जो आंत होती है उसकी लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है मांसाहारियों की, ये आप जानते होंगे पहले से। जिससे क्या होता है कि भोजन के अवशोषण हेतु जो एक सरफेस एरिया वो उनको मिल सके। मनुष्य की जो आंत होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो छोटी आंत होती है, दूसरा बड़ी आंत होती है। छोटी आंत अगेन तीन पार्ट में डिवाइड होती है जिसको कि डेडुनम, जेजुनम और क्या कहते हैं, उसको इलियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिसके तीन पार्ट होते हैं ये आपको जाननी चाहिए। तो पहला होता है ग्रहणी, हम हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन इंग्लिश ही आप समझिए वही बहुत है। अग्र ये हिंदी इंग्लिश में ही लिखते हैं यार, वही चीज़ है। ठीक है, इंग्लिश सही है, हिंदी में ज़्यादा टफ हो जाता है वो। तो डेडुनम, DUODENUM डेडुनम, और उसके बाद फिर आएगा जेजुनम, और उसके बाद फिर आएगा इलियम। तो छोटी आंत के ये तीन पार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। आमाशय से निकलने के पश्चात जो भोजन होता है उसको हम काइम कहते हैं। काइम मतलब लुगदी टाइप का बना होता है। और ये काइम होता है ये जब ग्रहणी में पहुंचता है तो यहाँ पे सबसे पहले जो यकृत होता है जिनसे पित्तरस इसमें मिलता है। देखिए पित्तरस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, इसके कारण जो काइम को वो क्या बना देता है, वो क्षारीय बना देता है। और पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ अग्नाशय से स्रवित जो अग्नाशय रस होता है वो आकर काइम में मिलता है। इसके पश्चात फिर वो कहाँ पहुँचता है, फिर वो इलियम में पहुँचता है जहाँ पे आंत रस जो होता है उसकी क्रिया काइम पर होती है। और छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण छोटी आंत में स्थित जो रसांकर होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है इंग्लिश में, उनके द्वारा हो जाता है। ठीक है, और फिर जो बाकी जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है ना। तो ये इसका एक प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद
जो छोटी आंत में पाचन होता है, तो छोटी आंत में भोजन के आने से पहले इसमें 3 रस मिलाए जाते हैं। कौन-कौन से? तो पित्त रस के बारे में हमने आपको बताया, सबसे पहले पित्त रस मिलता है, उसके बाद फिर अग्नाशय रस मिलता है, अग्नाशय रस मिलाया जाता है, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आंत्र रस मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों रस मिला दिए जाते हैं। अब उसके बाद जो भी मतलब भोजन पूरी तरीके से पच पच जाता है, तो छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे या विलाई होते हैं, वो इसका अवशोषण कर लेते हैं। बाकी जो भोजन नहीं पच पाता उसको बड़ी आंत के लिए फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत्र रस के बारे में महत्वपूर्ण चीजें कि क्या है, जिनसे कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पित्त रस क्या होता है? तो ये सबसे पहली बात तो ये कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, और ये संचित कहाँ पे होता है? तो संचित होता है गॉल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में संचित होता है। पित्ताशय में ये संचित रहता है। ठीक है, अब इसके कलर की अगर बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? गाढ़ा। इसका कलर होता है गाढ़ा है, हरे पीले रंग के आसपास आप कह सकते हैं, हरे पीले रंग का होता है, और ये क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, अगर मनुष्य को देखें तो प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर बाइल जूस का मतलब मनुष्य के अंदर से ये निकलता है या स्रावित होता है, आप कह सकते हैं। और पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में जो बाइल पिगमेंट होता है, यानी पित्त वर्णक होता है, जैसे कि क्या क्या? विलीरुबिन, विलीरुबिन, और उसके बाद दूसरा है विलीवर्डिन, विलीवर्डिन। ठीक है, ये पाए जाते हैं। अगर यही विलीरुबिन या विलीवर्डिन जो है यकृत में वापस चले जाएं तो क्या होगा? तो पीलिया रोग हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, पीलिया रोग हो जाएगा। अगर ये जो विलीवर्डिन है ये सीधा फिर से यकृत, यकृत से तो ये निकलते हैं, लेकिन यकृत में फिर से चले जाएं तो पीलिया रोग हो जाएगा इसी की कमी के कारण। ठीक है, इसके बाद और इसमें महत्वपूर्ण चीजें अगर आप देखें तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, इनके अवशोषण में भी पित्तरस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति से पित्ताशय निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर पित्ताशय नहीं होगा किसी व्यक्ति में तो वहां पे वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद फिर पैंक्रियाटिक जूस के बारे में देखते हैं। अग्नाशय रस, तो ये रस जो होता है ये भी क्षारीय होता है, और अग्नाशयी कोशिकाओं के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है। इसमें क्या होता है? 98% तो होता है वाटर, और 2% होता है क्या? एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम और लवण भी होते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा और प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन पित्त रस में वसा का पाचन नहीं हो सकता, इतना आप याद रखिएगा। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये प्रश्न पूछा गया है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पैंक्रियाटिक जूस को, यानी अग्नाशय रस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, सबका पाचन हो सकता है। इसमें और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेस्टिडोज है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे आपको मिलेगा आंत्रस। तो इसको कहाँ पे लिख दिया जाए? यहीं लिख देते हैं, चलिए ठीक है। आंत्रस, आंत्रस क्या होता है? तो ये भी मतलब हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव ही होता है। ये भी एक क्षारीय द्रव होता है जो कि आंत्र कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, और मनुष्य में लगभग प्रतिदिन 2 से लेकर 3 लीटर तक आंत्र रस स्रावित होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, वो आपको जानने चाहिए, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पहला एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा जो है वो है सुक्रेज। ये क्या करेगा? सुक्रेज क्या करता है? यानी चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में बदल देता है। इसके बाद जो तीसरा पाया जाता है वो है लैक्टेज। अब ये क्या करता है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। तो ये सारे मतलब प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, उनको याद रखिएगा। इसके बाद इसमें एक और पाया जाता है, उसका नाम है इरेप्शिन। एरेप्शिन, ये सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं आंत्र रस में। ठीक है, तो एरेप्शिन क्या करता है? एरेप्शिन भी डाई और ट्राइपेप्टाइड यानी जो प्रोटीन के अवयव होते हैं उनको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि आंत्र में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अब बड़ी आंत पे, कि बड़ी आंत के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं।
देखिए बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है, किंतु लंबाई में छोटी होती है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे लिख ही लीजिए इसको आप कि छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है और लंबाई में क्या होती है, लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 5 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है और 2.5 इंच जो होता है ये चौड़ाई होती है इसकी, बड़ी आंत की। 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किए जाते हैं। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहला जो नाम है वो है सीकम, CECUM। दूसरा जो नाम है वो है रेक्टम, रेक्टम। और तीसरा जो नाम है वो है कोलोन, कोलोन। ठीक है, तो जो बड़ी आंत होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, छोटी आंत जो है वो डेडुनम, जेजुनम और इलियम में डिवाइड होती है। ठीक है, इनको याद करना बहुत आसान है। देखिए देखिए मनुष्य में जो सीकम होती है, सीकम से मुड़ी हुई एक कुंडलिनी लगभग 2 इंच की रचना पाई जाती है। किससे? सीकम से। और उसी को हम कहते हैं क्या, अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है एक अवशेषी अंग है। इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये सीकम में पाया जाता है, ये अवशेषी अंग है। और बड़ी आंत में मतलब कोई भी एंजाइम यहाँ पे नहीं पाया जाता है, नो एंजाइम, इसमें कि मतलब किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करती। इसका कार्य क्या होता है कि मतलब जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको कुछ समय के लिए संचित करना होता है और बाद में जो उसमें कुछ बचे हुए जल और खनिज चीज़ें हैं उनका अवशोषण करके बाकी उनको बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम इसमें अभी तक तो हम देख रहे थे ये ना कि जो आहार नाल या इसके बारे में डिटेल। अब हम देखते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, उसके बाद ये पूरा जो एक सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पाचक ग्रंथियां 2 टाइप की होती हैं, एक तो है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यकृत के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आप इसको नोट करिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, वो यकृत है। क्लियर? और यकृत कोशिकाओं से ही क्या होता है, हमने ऊपर देखा पित्त जो रस होता है उसका स्राव होता है। और यकृत नालिकाओं से होते हुए भी एक पतली पेशी जो होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं, वहां पे जो पित्त रस होता है उसका संचय होता है। विटामिन ए का ये संश्लेषण भी करता है। विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। विटामिन ए का संश्लेषण करता है ये। और इसके अलावा जो यकृत है वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ठीक है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और सारे फैक्ट को एक जगह मतलब आपको मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसका आप मतलब बार बार रिवीजन करिए और इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी शेयर हो जाएगी। इसके बाद पित्त का जो लगातार श्रवण करना ही क्या होता है, यकृत का काम मेनली क्या होता है, वो पित्त का श्रवण करना ही होता है। लेकिन देखिए पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होते, हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी पित्त लवण जो होता है भोजन में विशेषतः वसाओं के पाचन के लिए अति आवश्यक होता है। पित्त जो होता है वो मतलब भोजन को सड़ने से भी रोकता है और लंबे समय तक शराब का सेवन करने वाले जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण से विषाक्त धातुओं के कारण उनको क्या होगा, यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाएगा। यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाएगा। ये क्यों होगा? तो ये जो लंबे समय से शराब का सेवन करते हैं इन सारी चीज़ों में। और यकृत के जो प्रमुख कार्य हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बाइल जूस और यूरिया का संश्लेषण, इसको आप सारा नोट कर लीजिए। बाइल जूस और क्या, और यूरिया का संश्लेषण। और उसके बाद फिर दूसरा जो है वो कार्बनिक पदार्थों का संग्रह, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह। और जो तीसरा इसका मतलब कार्य है वो है एंजाइमों का श्रवण, एंजाइमों का श्रवण करना। और जो चौथा इसका काम है वो हिपैरिन का श्रवण करना। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन का श्रवण करना। तो मतलब हिपैरिन रक्तवाहिनियों में खून जमने नहीं देता है ये। ठीक है, तो रक्तवाहिनियों में जो ब्लड होता है यानी खून होता है इसको जमने नहीं देता, ये जमने नहीं देता। ठीक है, और फिर जो आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर करना भी ये यकृत का ही काम है। आरबीसी के लिए आयरन निर्माण करना, ठीक है, तो वो भी यकृत का ही
काम। तो इतने सारे काम इसके हैं। इसके बाद जो दूसरी पाचक ग्रंथि है जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम अग्नाशय कहते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली तो यकृत हो गई, दूसरी सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, वो पैंक्रियास है या अग्नाशय है। ठीक है, अब देखिए ये कैसी होती है, ये यू आकार की एक ग्रहणी के बीच में एक लंबी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह से काम करती है, जो कि पैंक्रियाज, ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब बहिर्स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी से क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलते हैं। इसको आप नोट ही कर लीजिए। ठीक है, ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बहिर्स्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। ठीक है, तो बहिर्स्रावी से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, तो यहाँ से क्षारीय क्षारीय अग्नाशयी रस ये निकलता है, और अंतःस्रावी से इंसुलिन निकलेगा, और इंसुलिन जो होता है, और ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन ये निकलता है। ठीक है, अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रवण किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो श्रवण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में उत्प्रेरक का कार्य करता है बदलने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी पाचक ग्रंथियों, यकृत, आमाशय और अग्नाशय, ये सारी चीजों के बारे में पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद के सेशन में हम फिर देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए इसमें वही सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछी गई हैं और जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।